नमस्कार, मेरा नाम निमिल तिवारी है और मैं आप सभी का अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सीजीपीएससी मेंस के जो पेपर 6 है, पेपर 6 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम क्या पढ़ते हैं तो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। उस दर्शन शास्त्र में भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन पर जोर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमको भारतीय दर्शन भी पढ़ना होगा और पाश्चात्य दर्शन भी पढ़ना होगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो भारतीय दर्शन के न्याय दर्शन पर आधारित है और आपको ये ध्यान देना होगा, जो न्याय दर्शन है वो हमारे भारतीय दर्शनों में से एक प्रमुख आस्तिक दर्शन है। अगर मैं बात कर रहा हूं आस्तिक दर्शन की, तो ध्यान देना, भारतीय दर्शन में कुल मिलाकर 6 ऐसे दर्शन हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, आस्तिक दर्शन। और इन आस्तिक दर्शन को एक संज्ञा दिया गया है, इसका नाम क्या है तो षड दर्शन। आपको एक काम और करना होगा कि मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने भारतीय दर्शन को परिभाषित किया था, और भारतीय दर्शन को परिभाषित करने के बाद मैंने उसी वीडियो में यह भी समझाया था कि आगे चलकर भारतीय दर्शन के 2 संप्रदाय हम देखेंगे, एक नास्तिक दर्शन और एक आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन 3 मैंने आपको बताया था, एक बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। और मैं बात कर रहा हूं क्या आस्तिक दर्शन की, तो आस्तिक दर्शनों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 6 थी। इन 6 दर्शनों को हम क्या बोलते हैं तो षड दर्शन। इनको हम आस्तिक दर्शन इसलिए बोले थे क्योंकि ये वेदों की अवधारणा को मान्यता देते थे, और वही जो वेदों की अवधारणाओं को मान्यता ना दे वो क्या है तो नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन में मैंने आपको समझाया था कि आस्तिक दर्शन को फिर से हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक वे जो वेदों पर आधारित है और एक वे जो स्वतंत्र ग्रंथों पर आधारित है। जो वेदों पर आधारित है उनकी संख्या 2 थी। ध्यान दीजिएगा, वेद का 2 भाग होता है, एक होता है कर्म कांड और दूसरा होता है ज्ञान कांड। तो ऐसा दर्शन जो कर्म की मीमांसा करता है, ऐसा दर्शन जो कर्म का विश्लेषण करता है, उस दर्शन को हम बोलते हैं पूर्वी मीमांसा। और वही जो ऐसा दर्शन जो ज्ञान की मीमांसा करता है वो क्या है, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। तो 2 ऐसे दर्शन है जो कि वेदों पर आधारित है, क्या क्या, पूर्वी मीमांसा और वेदांत दर्शन। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी मीमांसा में हम कर्म का विश्लेषण करते हैं और वेदांत दर्शन में हम ज्ञान का विश्लेषण करते हैं। और वही जो 4 स्वतंत्र ग्रंथों पर जो आधारित जो आपका दर्शन था, उनमें पहला क्या था तो सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो पूरक दर्शन वो क्या है, योग दर्शन। योग दर्शन के अलावा क्या, न्याय दर्शन, और न्याय का जो पूरक है वो क्या है तो वैशेषिक दर्शन। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 ऐसे दर्शन थे जिसको हम क्या बोले, आस्तिक दर्शन, और यही हमारे भारतीय दर्शन में षड दर्शन कहलाते हैं। और उसी में से एक क्या है तो न्याय दर्शन, जो आज का हमारा मुख्य क्या है तो टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं न्याय दर्शन की, तो जो न्याय दर्शन के जो प्रणेता है उनका नाम है महर्षि गौतम। महर्षि गौतम, जिनको हम अक्षपाद भी कहते हैं। तो महर्षि गौतम ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था न्याय सूत्र, और न्याय सूत्र ही इस संपूर्ण दर्शन के ज्ञान का आधार है। मतलब न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार कौन सा ग्रंथ है तो न्याय सूत्र है, और इस न्याय सूत्र की रचना करने वाले एक मुनि है जिनका नाम क्या है, महर्षि गौतम है। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस न्याय सूत्र के कुल मिलाकर 5 अध्याय हैं। आगे चलकर इसी न्याय सूत्र में बहुत सारे भाष्यकारों ने अपना अपना टीका लिखा, और अपना अपना टीका लिखने के बाद इस न्याय दर्शन का साहित्य समृद्ध किया है। ऐसे टीकाकारों में जो सबसे प्रसिद्ध टीकाकार है उनका नाम क्या है तो वात्सायन है। अगर मैं बात कर रहा हूं किनकी, वात्सायन की, तो ध्यान दीजिएगा, वात्सायन वो है जिन्होंने एक रचना लिखा है जिसका नाम क्या है तो कामसूत्र। इन्हीं वात्सायन ने सबसे पहले न्याय सूत्र पर अपना एक टीका लिखा, एक भाष्य लिखा जिसका नाम क्या है, न्याय भाष्य।
ध्यान दीजिएगा, सूत्रों को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, तो भाष्य पढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि वेदों को अगर आपको समझना है तो वेदों को समझने के लिए वेदों का सरलीकरण क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ है। उसी प्रकार से सूत्रों का जो सरलीकरण क्या होता है, तो भाष्य होता है। तो न्याय सूत्र का जो सरलीकरण होगा वो क्या होगा, न्याय भाष्य होगा। और इस न्याय भाष्य के जो रचनाकार है वो कौन है, तो वात्सायन है। वात्सायन के अलावा हमको एक और नाम मिलता है जिनका नाम क्या है, तो वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र ने भी एक भाष्य लिखा है न्याय सूत्र में, और इनके भाष्य को हम बोलते हैं तात्पर्य टीका। तो तात्पर्य टीका एक भाष्य है, एक टीका है, और यह भाष्य किस सूत्र पे है, तो न्याय सूत्र पर है। और इस तात्पर्य टीका के रचनाकार कौन है, तो वाचस्पति मिश्र है। उसके अलावा मुझे एक व्यक्ति का और नाम मिलता है जिनका नाम है उदयन आचार्य। तो उदयन आचार्य ने भी एक बहुत ही प्रमुख ग्रंथ लिखा है, और इस प्रमुख ग्रंथ को हम बोलते हैं न्याय कुसुम अंजलि। ध्यान दीजिएगा, जो न्याय कुसुम अंजलि है, ये न्याय कुसुम अंजलि भी एक प्रमुख भाष्य है किसमें, तो न्याय सूत्र पर। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि न्याय दर्शन की जो प्रणेता है वो महर्षि गौतम है, और महर्षि गौतम द्वारा रचित एक ग्रंथ जिसका नाम क्या है, न्याय सूत्र। वही न्याय सूत्र न्याय दर्शन के ज्ञान का आधार है। इसी न्याय सूत्र को आगे चलकर कुछ भाष्यकारों ने इस पर भाष्य लिखा, इसका सरलीकरण किया, और उसमें सबसे पहले मुझे नाम मिलता है किनका, तो वात्सायन का। और वात्सायन की जो रचना है वो क्या है, न्याय भाष्य। बाद में हमको एक और नाम क्या मिलेगा, वाचस्पति मिश्र, जिनका रचना क्या है, तात्पर्य टीका। और आगे चलकर उदयन आचार्य, जिन्होंने क्या लिखा, तो न्याय कुसुम अंजलि। तो ये सब प्रमुख क्या थे, भाष्य थे। और इन्हीं भाष्यों के कारण जो न्याय दर्शन का जो साहित्य है वो क्या हुआ, तो समृद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, साहित्य के दृष्टिकोण से ये जो न्याय दर्शन है, इस न्याय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजन है प्राचीन न्याय, और दूसरा विभाजन है नव न्याय। तो मैंने बोला कि भाई एक नाम मैंने क्या बोला, प्राचीन न्याय, और मैंने एक नाम क्या बोला है, नव न्याय। अब ये प्राचीन न्याय और नव न्याय क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, प्राचीन न्याय वो न्याय दर्शन है जिसके प्रणेता कौन है, महर्षि गौतम है। मतलब प्राचीन न्याय के ज्ञान का जो आधार है वो गौतम ऋषि द्वारा लिखा हुआ न्याय सूत्र है। जहां पर महर्षि गौतम ने तत्व शास्त्र पर अधिक जोर दिया है। मतलब प्राचीन न्याय तत्व शास्त्र पर जोर देता है। और वही मैं बात करूं किसकी, नव्य न्याय की। तो नव्य न्याय के बारे में आपको यह ध्यान देना होगा, नव्य न्याय के प्रणेता गंगेश उपाध्याय जी हैं। गंगेश उपाध्याय जी की एक रचना है जिसका नाम है तत्व चिंतामणि। इसी तत्व चिंतामणि से नव न्याय दर्शन का प्रारंभ होता है। तो नव न्याय दर्शन का जो प्रारंभ है वो किससे होता है, तो तत्व चिंतामणि से। और तत्व चिंतामणि को लिखने वाले इसके जो रचनाकार है वो कौन है, तो गंगेश उपाध्याय है। और ध्यान दीजिए, गंगेश उपाध्याय के तत्व चिंतामणि ग्रंथ में मुख्यतः तर्क शास्त्र पर ज्यादा क्या दिया गया है, तो जोर दिया गया है। तो यहां पर एक डिफरेंस आपको समझ में आया कि प्राचीन न्याय जो है वो तत्व शास्त्र पर ज्यादा जोर देता है, और वे जो नव न्याय है वो तर्क शास्त्र पर ज्यादा क्या करता है, जोर देता है। तो इससे हमको यह भी समझ में आ रहा है कि जो महर्षि गौतम का जो प्राचीन न्याय है, उस प्राचीन न्याय का जो चरम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। और वहीं जो गंगेश उपाध्याय जी का नव न्याय है, नव न्याय का जो चरम लक्ष्य है वो प्रमाणों को खोजना है। मतलब दोनों में एक अंतर और क्या है कि प्राचीन न्याय का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, मोक्ष का ज्ञान है। वहीं जो गंगेश उपाध्याय जी का नव न्याय दर्शन है उसका जो चरम लक्ष्य है वो क्या है, तो प्रमाणों की खोज है। तो इस प्रकार से जो साहित्यिक दृष्टिकोण से इस दर्शन को हमने दो वर्गों में बांटा। एक क्या था,
प्राचीन न्याय और एक क्या था, नव न्याय। और आपको ये समझ में आ चुका है कि नव न्याय के जो प्रणेता वो कौन है, गंगेश उपाध्याय जी। और उनकी जो रचना है वो क्या है, तो तत्व चिंतामणि। और इसी तत्व चिंतामणि से नव न्याय दर्शन का आरंभ होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको यह समझना होगा कि न्याय दर्शन में न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय दर्शन में न्याय के अर्थ में यह बोला गया है कि जो न्याय है वो नियते अनेन इति न्याय। इसका मतलब यह है कि न्याय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से बुद्धि या जो मस्तिष्क है वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता है। मतलब अगर हमको अपने माइंड को किसी कंक्लूजन पर पहुंचाना है तो उसका जो प्रोसीजर है वही क्या है, तो जस्टिस है, न्याय है। तो न्याय वह प्रक्रिया है, मतलब आपको अपने आंसर राइटिंग में यह लिखना है कि न्याय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा मस्तिष्क किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैं अगर बात कर रहा हूं किसका, निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष तर्कों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो निष्कर्ष तर्कों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए न्याय दर्शन को हम तर्क शास्त्र भी कहते हैं। तो तर्कों के कारण ही या तर्कों के द्वारा ही हम किसी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए इसका एक और नाम क्या होगा, तर्क शास्त्र होगा। और ध्यान दीजिएगा, इस दर्शन में मुख्यतः हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं। हम आगे चलकर पढ़ेंगे चार प्रमाण। चार प्रमाण में क्या क्या, तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द और चौथा उपमान। तो इस दर्शन में मुख्यतः हम प्रमाणों की चर्चा करते हैं, इसीलिए भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, न्याय दर्शन को तर्क शास्त्र भी कहा जाता है और प्रमाण शास्त्र भी कहा जाता है। तर्क शास्त्र इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि निष्कर्ष तर्कों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और वहीं यह दर्शन चूंकि प्रमाणों की चर्चा करता है, इसीलिए इस दर्शन का नाम क्या है, प्रमाण शास्त्र है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि महर्षि गौतम का अन्य नाम अक्षपाद भी है, इसीलिए इस दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। तो आपको अपने आंसर राइटिंग में यह भी लिखना है कि न्याय दर्शन को, अगर आपको इंट्रोडक्शन देना है इस दर्शन का, तो आपको ये बताना होगा कि न्याय दर्शन को अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए कि जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह न्याय दर्शन का जो चरम उद्देश्य है वो क्या है, तो मोक्ष को पाना है। तो जितने भी जो भारतीय दर्शन है, सभी भारतीय दर्शन में आचार्य मीमांसा है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यतः अगर हम कभी भी दर्शन पढ़ते हैं तो दर्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक क्या है, तो ज्ञान मीमांसा, और एक क्या है, कर्म मीमांसा। ठीक है, तो एक क्या है, तो एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, तो इस प्रकार, और एक क्या है, मेटाफिजिक्स। लेकिन जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन पाश्चात्य दर्शन से एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। पाश्चात्य दर्शन में दो चीज हम देखते हैं, ज्ञान मीमांसा और क्या, तो तत्व मीमांसा। लेकिन भारतीय दर्शन में एक स्टेप आगे बढ़ता है, क्या, आचार मीमांसा, जहां हम मोक्ष के बारे में बात करते हैं। जितने भी जो भारतीय दर्शन है, सभी भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा है। तो सभी अन्य भारतीय दर्शनों की तरह न्याय दर्शन का भी जो चरम उद्देश्य है वो मोक्ष को अपनाना है। मोक्ष की अनुभूति तत्व ज्ञान अर्थात वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानने से ही हो सकती है। इसी उद्देश्य से न्याय दर्शन में 16 पदार्थों की व्याख्या हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी भी ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए या मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहां पर 16 पदार्थों की व्याख्या की गई है। और ये 16 पदार्थ क्या है, तो पहला है प्रमाण। तो ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने क्या बोला, प्रमाण। तो न्याय दर्शन में हम कितने पदार्थों की व्याख्या करते हैं, तो न्याय दर्शन में हम कुल मिलाकर 16 पदार्थों की व्याख्या करते हैं। तो पहला क्या है, तो प्रमाण। अब ये प्रमाण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देख सकते हो कि ज्ञान के साधन को प्रमाण कहा जाता है। तो ज्ञान के साधन को हम क्या कहते हैं, तो प्रमाण। न्याय दर्शन के मत अनुसार प्रमाण 4 होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में परसेप्शन। दूसरा है अनुमान, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इन्फेरेंस। तो पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है क्या, शब्द, और चौथा क्या है, उपमान। तो ये 4 क्या है, तो आपके प्रमाण है।
अब ध्यान दीजिएगा, जो अगला जो पदार्थ है वो क्या है, तो प्रमेय है। प्रमेय क्या होता है, तो प्रमेय वह ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान के विषय को हम प्रमेय कहते हैं। मतलब जिसका ज्ञान हमको लेना है, जिसकी हमको जानकारी लेनी है, जिस वस्तु की हमको जानकारी लेनी है, तो उस विषय को हम क्या बोलेंगे, प्रमेय। मतलब प्रमाणों के माध्यम से जिस किसी वस्तु का आप ज्ञान ले रहे हो, उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, तो प्रमेय बोलेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है, और प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो प्रमेय के अंदर ऐसे विषयों का उल्लेख है जिनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। अगला पदार्थ क्या है, तो संशय है। संशय क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, मन की अनिश्चित अवस्था को, जिसमें मन के सामने दो या दो से अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, तो उसे संशय कहा जाता है। इस अवस्था में विषय के विशेष का ज्ञान नहीं होता। मतलब हम दो बातों में फंस जाते हैं, मतलब हम कभी किसी चीज का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। मतलब जब हम विषय के विशेष का ज्ञान नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संशय बोलते हैं। तो इस प्रकार से पदार्थों की संख्या 16 है। इसमें पहला क्या है, प्रमाण। प्रमाण मतलब ज्ञान के साधन को हम क्या बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं। वे अगला क्या है, प्रमेय। प्रमेय मतलब ज्ञान के विषय को प्रमेय कहा जाता है। और वही मैं बात करूं किसको, तो संशय की। तो संशय क्या है, तो मन की वो अनिश्चित अवस्था है जिसमें मन के सामने दो या दो से अधिक विकल्प उपस्थित हो जाते हैं, तो वो क्या आपका, तो संशय है। अगला क्या आता है, तो प्रयोजन। प्रयोजन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के प्राप्ति के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई वस्तु अगर हमको चाहिए, तो उसको पाने के लिए जो हमारे द्वारा जो किया गया जो कर्म है, वही हमारा क्या है, तो प्रयोजन है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप आने वाले समय में डिप्टी कलेक्टर का पद आप क्या करो, प्राप्त कर लो। तो डिप्टी कलेक्टर के पद को प्राप्त करने के लिए जो आप दिन प्रतिदिन जो पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका जो कर्म है, वही आपका क्या है, तो प्रयोजन है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हुए, अभी यहां पर 4 हुए। पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन। अगला हम बोलते हैं दृष्टांत। दृष्टांत समझिए, दृष्टांत मतलब उदाहरण होता है। मतलब ज्ञान के लिए अनुभव किए हुए उदाहरणों को हम दृष्टांत कहते हैं। मतलब ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान की अनुभूति के लिए जो जितने भी जो उदाहरणों का जो हम क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वही हमारा क्या है, तो दृष्टांत है। और ध्यान दीजिएगा, जो दृष्टांत है ये हमेशा हमारे तर्कों को सबल बनाता है। अगला क्या है, तो सिद्धांत। सिद्धांत मतलब समझ जाओ जो सिद्ध ज्ञान है, मतलब जो ज्ञान जिसकी सिद्धि हो गई, जो ज्ञान को आगे बढ़ाता है, वही क्या है, तो सिद्धांत है। तो एक बार से कितने हो गए, 6 हुए। क्या क्या, प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, और पांचवा दृष्टांत, और छठवां क्या है, तो सिद्धांत। अगला जो 7वां है, 7वां हम बोलते हैं क्या, अवयव। अब ये अवयव क्या है, ये आपको समझना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अवयव न्याय दर्शन में जब कभी भी हम प्रमाण पढ़ेंगे, तो प्रमाणों में हम एक प्रमाण पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, तो अनुमान प्रमाण। और ध्यान दीजिएगा, अनुमान प्रमाण को हम क्या बोलते हैं, इन्फेरेंस। अनुमान प्रमाण न्याय दर्शन का दूसरा प्रमाण है। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर इस शब्द को 2 शब्दों का योगफल माना गया है। वो क्या है, अनु और मान। अनु का अर्थ क्या होता है, तो पश्चात, और मान का अर्थ क्या होता है, तो अर्थ। मतलब पश्चात ज्ञान ही क्या है, तो अनुमान है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो महर्षि गौतम है, महर्षि गौतम अनुमान की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये बताया है कि अनुमान के कुल 5 अवयव होते हैं। अनुमान में 5 अवयव देखा गया है। 5 मेंबर्ड सिलोजिज्म हम कहते हैं जिसको हम। और ये पांच अवयव क्या है, तो पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ध्यान दीजिएगा, प्रतिज्ञा को हम और क्या बोलते हैं, तो साध्य बोल सकते हैं। मतलब जिस विषय का हमें अनुमान करना है, वही हमारे क्या है, तो प्रतिज्ञा है। वो क्या है, तो साध्य है। ठीक है, तो इनंसिएशन ऑफ द प्रोपोजिशन टू बी प्रूव्ड, वो क्या है, आपका प्रतिज्ञा है। दूसरा क्या, हेतु।
हेतु वह होता है, हेतु का स्थान भारतीय न्याय वाक्य में दूसरा है। मतलब अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहा जाता है। मैं भी समझाऊंगा धीरे से। तो पहला क्या है, तो साध्य हम क्या बोलते हैं, तो प्रतिज्ञा, और दूसरा क्या है, हेतु। हेतु के बाद क्या है, तो व्यक्ति है, व्यक्ति वाक्य है, और उसके बाद क्या है, तो उपनय। उपनय मतलब क्या होता है, तो पक्ष होता है। तो उपनय का एक और नाम क्या है, पक्ष, और अगला क्या है, तो निगमन। तो कुल मिलाकर कितने अवयव होते हैं, तो अवयवों की संख्या कितनी है, तो 5 है। और 5 क्या है, तो पहला प्रतिज्ञा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, तो साध्य बोलते हैं। दूसरा क्या है, हेतु। तीसरा क्या है, व्यक्ति वाक्य, और चौथा क्या है, उपनय, और पांचवा क्या है, तो निगमन। उदाहरण हम देखते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए ये एक क्या है, पहाड़ है, और इस पहाड़ में मान लो आग लग गया है, तो इस पहाड़ से धुआं निकल रहा है, हमें वो आग दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन होगा क्या, मान लो यहां पर एक आदमी है, वो एक आदमी उस पहाड़ को देखता है और वहां पर उसको धुआं नजर आता है, तो वो बोलेगा कि पहाड़ में आग लग गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहाड़ में आग लग गया, तो आग का हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो आग है, आग क्या है, तो अनुमान लगाया गया है कि आग, वहां पर अगर धुआं है मतलब वहां अनुमान हमने क्या लगाया, आग। तो आग जो है वो हमारा क्या हो गया, साध्य हो गया। मतलब जिसकी सिद्धि करनी है, जिसका हम अनुमान लगाए हैं, जिसकी हमें सिद्धि करना है, वो क्या है, साध्य। वही साध्य हमारा क्या है, प्रतिज्ञा है। अब चूंकि उसने प्रत्यक्षीकरण किसका हो रहा है, तो धुआं का हो रहा है, धुएं से ही तो उसने अनुमान लगाया किसका, आग का। तो जिसका प्रत्यक्षीकरण हमको हो रहा है, जिससे हम सिद्धि कर रहे हैं किसका, साध्य का, वही हमारा क्या होता है, हेतु। तो यहां पर जो धुआं है वो हमारा क्या बना, हेतु बना। तो पहाड़ में ये जो आग लगा है, ये हमारा क्या है, तो साध्य है। साध्य मतलब प्रतिज्ञा है, जिसका हमें क्या करना है, सिद्धि करना है। और वही जो धुआं है, ये धुआं क्या बना, तो हेतु बना। और ध्यान दीजिएगा, इस हेतु और साध्य, इस धुएं और आग के पीछे एक संबंध है, बीच में एक संबंध, एक विशेष संबंध है, और इस विशेष संबंध को हम बोलते हैं व्यक्ति संबंध। और व्यक्ति संबंध में एक व्यक्ति वाक्य मिलता है, और वाक्य हम क्या बोलेंगे कि जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है, आग है। मतलब अनुमान की सिद्धि के लिए व्यक्ति वाक्य बहुत जरूरी है। वह व्यक्ति वाक्य यहां पर क्या बोलेगा, जहां जहां धुआं है वहां वहां क्या है, आग है। तो ये तीसरा क्या हुआ, अवयव। तो पहला क्या है, तो पहला साध्य है, दूसरा क्या है, हेतु, और तीसरा क्या है, व्यक्ति वाक्य है। चौथा है उपनय। उपनय मतलब क्या होता है, पक्ष। पक्ष मतलब कि वो धुआं, मतलब अगर आप ये जो व्यक्ति है, इसका प्रत्यक्षीकरण किसका हो रहा है, तो आग का, किसका हो रहा है, तो धुआं का। तो धुआं कहां से निकल रहा है, तो धुआं पहाड़ से निकल रहा है, पर्वत से निकल रहा है। तो धुआं जो है वो पर्वत पर स्थित है। तो जो हेतु जहां स्थित होता है उसको हम बोलते हैं पक्ष। तो यहां पक्ष को हम क्या बोलेंगे, उपनय। तो ये क्या हो गया, चौथा क्या है, अवयव है। और ये अंत में जब ये सिद्ध हो जाएगा कि उस पर्वत पर आग है, जब साध्य की सिद्धि हो जाएगी, तो ये क्या होगा, तो निगमन होगा। जब हम हैंस प्रूव्ड बोलेंगे तो क्या है, निगमन। तो इस प्रकार से अनुमान का कुल मिलाकर कितने अवयव होते हैं, 5 अवयव होते हैं। और ये 5 अवयव क्या है, हेतु, साध्य, व्यक्ति, पक्ष और निगमन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे क्या था, अवयव था। अब अवयव के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या मिलेगा, हमें तर्क मिलेगा। तर्क क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बात को हमें साबित करना है तो उसके उल्टे को सही मानकर उसको अप्रामाणिकता को दिखलाना तर्क कहा जाता है। मतलब अगर हमको अपनी बात को साबित करने के लिए उसके जो मतलब कोई भी अगर आप बात कर रहे हो, मतलब अगर आपने किसी चीज का प्रामाणिकता दिया है तो उसको मैं अप्रामाणिक करने की कोशिश करूं, तो वही हमारा क्या है, तो तर्क है। अगला क्या है, तो वाद। वाद क्या होता है, तो वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाणों और तर्कों की सहायता से विपक्षी के निष्कर्ष काटने का प्रयास किया जाता है। अगला क्या है, जल्प है। जल्प क्या होता है, जल्प है जीतने की अभिलाषा। मतलब जीतने की अभिलाषा से तर्क करना ही क्या है, जल्प है। मतलब अगर आप तर्क कर रहे हो, अगर आप जीतने की अभिलाषा से तर्क कर रहे हो, तो मतलब वो क्या है, जल्प है। तो एक क्या है, वाद। मतलब वाद उस विचार को कहा जाता है जिसमें सभी प्रमाण और तर्कों की सहायता से
हम विपक्षी के निष्कर्ष को क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे। और वह जल्प क्या होगा, जल्प क्या है, तो अगर हमको जीतने की अभिलाषा से अगर हम किसी चीज का तर्क करेंगे तो वह हमारा क्या है, जल्प कहलाता है। अगला क्या है, तो अगला वितंडा है। वितंडा यहां पर 12वें नंबर में आता है। तो अगर केवल जीतने के उद्देश्य से अपनाया गया जो तर्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वितंडा। इसमें प्रतिवादी के विचारों को काटने की चेष्टा की जाती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो तर्क है वो हम तभी इसीलिए स्थापित करते हैं कि हम हमारी अभिलाषा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लेते हैं, तो जीतने के लिए होता है। अगला मतलब ये जल्प का आगे का भाग है क्या, तो वितंडा। अगला क्या है, तो हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, प्रत्येक अनुमान, जितना भी जो अनुमान है, मैंने बताया था कि हर एक अनुमान हेतु और साध्य पर निर्भर होता है। तो प्रत्येक अनुमान हेतु पर निर्भर होता है, और अगर इसी हेतु में कोई दोष हो तो अनुमान भी दूषित हो जाता है। हेतु के इसी दोष को हम हेत्वाभास बोलते हैं। मैंने को बताया था कि अनुमान आप तभी कर पाओगे, अनुमान को मतलब अनुमान की सिद्धि के लिए 5 अवयव जरूरी है। 5 अवयव में एक साध्य है और एक हेतु है। मतलब अगर हेतु में ही दोष है, मतलब आप बोलो कि वहां धुआं है और धुएं में ही दोष है, तो आप उसका आग का सिद्धिकरण नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से ये क्या है, हेत्वाभास। और हेत्वाभास के बाद अगला क्या होता है, तो छल। छल क्या होता है, तो किसी भी व्यक्ति की कही हुई बात का अर्थ बदलकर उसमें दोष संकेत करना ही क्या है, छल है। उदाहरण में आप देख सकते हो कि यदि कोई व्यक्ति ये बोलता है कि वो जो राम है, राम के पास नव अब तो कपड़ा है या नव बाइक है, तो एक व्यक्ति ने बोला कि राम के पास नव बाइक है, नव कपड़ा है, तो उस व्यक्ति के कहने का अर्थ यह है कि राम के पास एक नया क्या है, तो कपड़ा है या बाइक है। अब जो प्रतिवादी है वो इसके विपरीत नव का अर्थ नया को ना लेकर 9 संख्या समझ ले, तो ये क्या हो जाएगा, छल हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या है, छल है। और छल के कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या है, वाक् छल, दूसरा है सामान्य छल, और तीसरा क्या है, तो उपचार छल। 15वें नंबर में आता है क्या, जाति। जाति भी छल की तरह एक प्रकार का दुष्ट उत्तर होता है, जो समानता और असमानता के आधार पर जो दोष को दिखलाया जाता है वो क्या है, तो जाति है। तो यह एक प्रकार का गलत उत्तर होता है, दुष्ट उत्तर होता है। अगला क्या है, तो निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या है, तो वाद विवाद के सिलसिले में जब वादी ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे हार माननी पड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निग्रह स्थान। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हो कि पराजय के स्थान को निग्रह स्थान कहा जाता है। और निग्रह स्थान के 2 कारण हैं, पहला गलत ज्ञान और दूसरा अज्ञान। तो इस प्रकार से ये क्या था, एक परिचय था किसका, न्याय दर्शन का। और मैं अगले जो मेरा वीडियो है उस अगले वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने सिलेबस में आऊंगा जहां मैं प्रमा और अप्रमा और असत्य कार्य को स्थापित कर उसको समझाने की आपको क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। तो इसी प्रकार से आप मेरे से जुड़े रहिए। और ध्यान दीजिएगा, अब यहां से जितने भी जो मेरे फिलॉसफी के जो वीडियोस होंगे उन सभी वीडियोस के आपको पीडीएफ का जो कॉपी है, जो कॉपी है वो आपको हमारे अचीवर्स ICS के टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो सकता है। जिसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना आप शेयर करिए, और आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप क्या करिए, तो क्लिक करिए, तो जिससे आप अपने आप उस टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाएंगे। उसको आप ज्वाइन करिए और वहां से इस वीडियो का आप नोट्स ले सकते हो। तो टिल देन, थैंक यू।